मुंबई की रॉयल ओपेरा हाउस में आज रात कुछ खास था। चमकते झाड़ फानूस, रेशमी पर्दे और हवा में घुली महंगे इत्र की खुशबू। लेकिन इस सब के बीच एक आदमी था जो बिल्कुल बेचैन लग रहा था। डिटेक्टिव वेनु पांडे अपने काले टक्सीडो में खुद को असहज महसूस कर रहा था। उफ, ये सूट है या फांसी का फंदा। मुझे वो जमाल की बदबूदार दुकान ज्यादा पसंद थी। कम से कम वहां मैं सांस तो ले पा रहा था। ये अमीरों के चोंचले मेरे बस के नहीं। वेनु ने अपने कॉलर को ढीला करते हुए बुदबुदाया। उसके कान में लगे छोटे से एयरपीस से नताशा की आवाज आई। हिलो मत वेनु, तुम किसी वेटर से कम नहीं लग रहे और शिकायत बंद करो। उस्ताद जुल्फिकार का शो ठीक 5 मिनट में शुरू होगा। हॉल में 2000 लोग हैं। अगर घोस्ट राइटर ने यहाँ धमाका किया तो भगदड़ में सैकड़ों लोग कुचल जाएंगे। वेनु की नजर हॉल के हर कोने पर घूम रही थी। वो जानता था कि घोस्ट राइटर कहीं न कहीं छुपा हुआ है। मेरी नजर स्टेज पर नहीं सायों पर है नताशा। वो कायर है। वो हमला रोशनी में नहीं अंधेरे से करेगा। अचानक स्टेज पर रोशनी फैली और उस्ताद जुल्फिकार का मधुर स्वर गुंजा। जिंदगी तमाशा है और हम कठपुतलियां, डोर किसी और के हाथ, नाच रही उंगलियां। उनकी आवाज में जादू था, लेकिन वेनु का दिमाग कहीं और था। तभी नताशा की घबराई हुई आवाज आई। वेनु, ऊपर देखो, स्पॉटलाइट ऑपरेटर, वो अपनी जगह पर नहीं है। लाइट हिल रही है। वेनु ने तुरंत ऊपर देखा। छत पर लगे कैटवॉक पर एक परछाई दिखी। उसकी सांस रुक गई। वो लाइटमैन नहीं है, वो यमराज है, स्नाइपर। बिना एक सेकंड गवाए वेनु सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो जानता था कि अब वक्त बहुत कम है। छत तक पहुंचने में उसे 2 मिनट लगे, लेकिन ये 2 मिनट उसे 2 घंटे जैसे लगे। कैटवॉक पर पहुंचकर वेनु ने देखा कि स्नाइपर अपनी राइफल से निशाना साध रहा था। रुक जा, वेनु चिल्लाया। स्नाइपर ने मुड़कर देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऊंचाई से डर नहीं लगता मुझे कायर, मैं तो अर्श से घिरा हूं। तू क्या मारेगा उसे जिसकी मैं ढाल बनकर खड़ा हूं? स्नाइपर ने कहा और वेनु पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। कैटवॉक पर, इतनी ऊंचाई पर, जहां एक गलत कदम मौत का मतलब था। वेनु के मुक्के तेज थे, लेकिन स्नाइपर भी कम नहीं था। अचानक स्नाइपर ने एक तेज किक मारी और वेनु लड़खड़ा गया। ये ले बॉक्सर का प्रसाद, स्नाइपर ने कहा और एक और वार किया, लेकिन वेनु ने बचकर उसे एक जोरदार अपर कट मारा। स्नाइपर का संतुलन बिगड़ा और वो कैटवॉक से गिर गया। लेकिन गिरते वक्त उसने कुछ किया जिसने वेनु का खून सुखा दिया। उसने झाड़ फानूस के तार काट दिए थे। वो विशाल क्रिस्टल झाड़ फानूस जो हजारों किलो का था, अब सीधे स्टेज पर गिरने वाला था। और ठीक उसके नीचे नताशा खड़ी थी। नताशा, हट जाओ, ऊपर देखो, वेनु चिल्लाया। लेकिन संगीत की आवाज में उसकी आवाज दब गई। वेनु ने तुरंत स्नाइपर की राइफल उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी। निशाना मत चूकना वेनु, मत चूकना, उसने खुद से कहा। झाड़ फानूस तेजी से गिर रहा था। वेनु ने गहरी सांस ली और ट्रिगर दबाया। गोली झाड़ फानूस के एक तरफ लगी और उसकी दिशा बदल गई। वो नताशा से बस कुछ इंच दूर गिरा। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। फिर अचानक तालियों की आवाज आई, धीमी व्यंग्यपूर्ण तालियां। वेनु ने मुड़कर देखा तो उसका दिल बैठ गया। वहां एक आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में, चेहरे पर मास्क लगाए। घोस्ट राइटर। परफॉर्मेंस अभी खत्म नहीं हुई डिटेक्टिव। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था। वेनु ने राइफल उसकी तरफ तान दी, लेकिन तब तक घोस्ट राइटर गायब हो चुका था। सिर्फ एक चीज पीछे छोड़ गया था, एक पुराना बॉक्सिंग ग्लव और एक चिट्ठी। नहीं, वो यही था, वेनु चिल्लाया और उस जगह दौड़ा जहां घोस्ट राइटर खड़ा था। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई और पढ़ी, रिंग तैयार है विनो, फाइनल राउंड के लिए घर आ जाओ, तुम्हारा सबसे बड़ा फैन। घर? आदमपुर? विनो की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि अब उसे अपने अतीत से सामना करना होगा। उसने बॉक्सिंग ग्लव को कसकर पकड़ा और आसमान की तरफ देखकर कहा, भागना छोड़ दे कायर, अब तूने मुझे मेरे घर बुलाया है तो स्वागत की तैयारी रखना, तेरा काल आया है। रॉयल ओपेरा हाउस में आज रात जो कुछ हुआ था वो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अब आदमपुर में होने वाला था, जहां वेनु पांडे को अपने सबसे बड़े दुश्मन से आमने सामने लड़ना था। एक ऐसा दुश्मन जो उसके अतीत को जानता था, उसकी कमजोरियों को समझता था। लेकिन वेनु भी तैयार था। इस बार वो सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं था, वो एक योद्धा था जो अपनी मिट्टी पर लड़ने जा रहा था। 5 साल बाद आदमपुर की धरती पर कदम रखना था वेनु पांडे को, लेकिन ये वापसी किसी खुशी की नहीं थी।
ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए विनू ने नताशा से कहा था, कुछ शहर ऐसे होते हैं नताशा जहां से इंसान निकल तो जाता है, पर वो शहर इंसान के अंदर से कभी नहीं निकलता। नताशा ने पूछा था। तो फिर क्यों जा रहे हो? विनू की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। आदमपुर मेरा घर नहीं, वो मेरा अखाड़ा था, और अखाड़े में सिर्फ दो ही चीजें मिलती हैं, जीत या चोट। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। मुझे वहां से सिर्फ बदनामी मिली थी, एक ऐसी चोट जो दिखाई नहीं देती। विनू के मन में उन पुराने दिनों की यादें तैर रही थी। आदमपुर में जब वो एक नौजवान पुलिस वाला था, तब कैसे एक केस की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। लोगों की नजरों में वो एक हीरो से विलन बन गया था। उस वक्त लगा था जैसे पूरा शहर उसके खिलाफ हो गया हो। गाड़ी संख्या नंबर 12 पंजाब मेल रात के अंधेरे में तेजी से दौड़ रही थी। रात के 2 बजे थे जब विनू को लगा कि कोई उसे देख रहा है। टीटी की वर्दी में एक आदमी उसके डिब्बे में आया। उसकी चाल में कुछ अजीब था, बहुत ज्यादा सावधान, बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड। टिकट दिखाइए सर, उसने कहा, लेकिन जब विनू ने टिकट निकाला तो उस आदमी ने अचानक एक चाकू निकाला। टिकट नहीं, सफर खत्म करने आया हूं डिटेक्टिव। विनू तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण डकैती नहीं थी। ट्रेन के संकरे गलियारे में दोनों के बीच जंग छिड़ गई। हमलावर ट्रेन था, लेकिन विनू के पास एक्सपीरियंस था। लगता है तुम्हें पता नहीं, बंद पिंजरे में शेर और भी खतरनाक होता है, विनू ने कहा। लड़ाई के दौरान उस नकली टीटी ने बताया, घोस्ट राइटर का पैगाम है, तुम आदमपुर जिंदा नहीं पहुंचोगे। विनू ने उसे कसकर पकड़ा। कौन है ये घोस्ट राइटर? लेकिन उस आदमी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, तेरा स्टेशन आ गया प्यारे, और खुद को ट्रेन से नीचे गिरा दिया। गिरते वक्त उसके आखिरी शब्द थे, आदमपुर की मिट्टी से पूछना, वो सब जानती है। ये शब्द विन्नू के कानों में गूंजते रहे। कोई था जो उसके आने की खबर रखता था, कोई था जो उसे आदमपुर पहुंचने से पहले ही खत्म कर देना चाहता था। सुबह आदमपुर स्टेशन पहुंचकर विन्नू को लगा जैसे समय रुक गया। वही पुराना प्लेटफॉर्म, वही चाय की दुकान, वही भीड़, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। नताशा ने कहा, बहुत शांत है यहाँ। विन्नू ने जवाब दिया, तूफान से पहले की शांति है नताशा। तभी इंस्पेक्टर हम्बीर सिंह दिखाई दिया। पुराना परिचित था, लेकिन दोस्त नहीं। तो लौट आया आवारा बेटा, मैंने सोचा था तू मुंबई में ही मरेगा। हम्बीर की आवाज में व्यंग्य था। विन्नू ने जवाब दिया, मरने ही आया हूं हम्बीर, बस ये तय करना बाकी है कि अर्थी मेरी उठेगी या मेरे दुश्मनों की। हम्बीर ने बताया कि पुराने हवेली स्कूल में आग लग गई थी। 10 साल से बंद पड़ा था वो स्कूल, अचानक आग कैसे लगी? विन्नू को शक हुआ। वो स्कूल जहां उसने अपना बचपन बिताया था, जहां उसे बॉक्सर नाम से जानते थे। हम्बीर ने आगे कहा, और हाँ, वहां तेरे लिए एक पैगाम भी मिला है। विन्नू और नताशा तुरंत उस जली हुई इमारत की तरफ निकले। हवेली स्कूल की हालत देखकर विनू का दिल दुखा। जो इमारत कभी बच्चों की हंसी से गूंजती थी, अब राख और धुएं से भरी पड़ी थी। जली हुई दीवारों पर लिखा था, स्वागत है बॉक्सर। पहला पाठ याद है, इश्क और जंग में सब जायज है। बॉक्सर, ये नाम सुनकर विनू के रोंगटे खड़े हो गए। बचपन में उसे यही नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा लड़ाई में आगे रहता था। अंदर जाकर उसे एक पुराना स्कूल यूनिफॉर्म मिला, जिस पर उसका नाम लिखा था। कपड़ा पुराना था, लेकिन साफ था, जैसे किसी ने इसे बहुत संभाल कर रखा हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसकी बचपन की डायरी, जो वो कई साल पहले खो चुका था। डायरी के पन्नों पर उसकी बचकानी हैंडराइटिंग में लिखे गए सपने और डर अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। डायरी के पन्ने पलटते हुए विनू को एहसास हुआ कि उसका दुश्मन सिर्फ उसकी जान के पीछे नहीं था, वो उसके अतीत, उसकी यादों, उसके अस्तित्व के पीछे था। कोई था जो उसे अंदर तक जानता था, हर छोटी बात, हर पुराना किस्सा, हर बचपन का राज। विनू ने आसमान की तरफ देखकर चिल्ला कर कहा, सुन रहा है ना तू? जो भी है तू, सामने आ। छुप छुप कर खेलने का शौक है तो आजा, देखते हैं कौन किसका खेल खत्म करता है। तभी अचानक स्कूल की पुरानी घंटी बजने लगी। 10 साल से बंद स्कूल में घंटी कैसे बज रही थी? आवाज धीमी थी लेकिन साफ, जैसे कोई दूर से इशारा दे रहा हो। नताशा डर गई, लेकिन विनू मुस्कुराया। उसे पता था कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। घोस्ट राइटर जो भी था, वो विनू को अपने बचपन के दिनों में वापस ले जाना चाहता था। लेकिन विनू अब वो बच्चा नहीं था जो डर कर भाग जाए। आदमपुर की हवा में एक अजीब सी बू थी, खतरे की, साजिश की। विनू जानता था कि उसका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी शुरू हुआ है।